बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। हेलिडे रेज़निक की बुक है, उसके हिसाब से हम चैप्टर नंबर 3 को फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ अबाउट वेक्टर्स। और इसमें हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया था, और ज्योमेट्रिकली हम वेक्टर्स को ऐड किस तरह करते हैं, और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी कंपोजिशन और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम यूनिट वेक्टर्स। देखिए, सबसे पहले तो ये लफ्ज़ यूनिट का मतलब होता है वन, और यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड या जिनकी जो वैल्यू है ये वन होती है। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड equal to 1 and are used to specify the direction of a वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड या जिनकी जो वैल्यू है वो वन होती है, और इनका नॉर्मली काम ये होता है कि ये किसी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं। तो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि एक वेक्टर है जो कि फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस में हो सकता है, वाई में हो सकता है, या जेड एक्सिस में हो सकता है, तो एक्सिस के एतबार से लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, इसे हम अज्यूम कर लेते हैं ये है वाई एक्सिस, और जाहिर सी बात है जेड एक्सिस जो होगा वो आउटवर्ड होगा। वो आउटवर्ड हम नहीं बना सकते, तो फिर उसको हम इस तरह बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस में है तो इसके लिए नॉर्मली हम जो यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं वो आई करते हैं, और इसके ऊपर एक कैप लगाते हैं। कैप का मतलब है ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड या इसकी वैल्यू वन है। अगर कोई वेक्टर वाई एक्सिस में हो तो उसके लिए हम जे लगाते हैं उसके साथ, और अगर कोई वेक्टर जेड एक्सिस में हो तो उसके साथ के लिखते हैं, और के का मतलब है कि वो वेक्टर जेड एक्सिस में। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि ये आई जो है इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड, जे की वैल्यू या जे का मैग्नीट्यूड, और के की वैल्यू या के का मैग्नीट्यूड, इन सब की वैल्यू वन होती है। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, और इनका काम ये होता है कि इनकी मदद से हम बता सकते हैं कि कोई भी वेक्टर किस डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर हम एक वेक्टर अज्यूम करें ए, जिसकी लेंथ 3 मीटर हो और इसके साथ लिखा हुआ हो आई, तो इसको देख के पता चल जाएगा कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस में है, इसकी लेंथ 3 मीटर है और ये अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस का पता किससे चला? इस आई से पता चला। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस आई की वैल्यू वन क्यों होती है, या यूनिट वेक्टर की वैल्यू वन क्यों होती है? तो याद रखें, ये जो हमने वेक्टर अज्यूम किया है वेक्टर ए, दर हकीकत इसकी वैल्यू 3 मीटर है, और ये एक्स एक्सिस में है। ये बताने के लिए हमने खुद से इसके साथ एक आई लिख दिया है अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये एक्स एक्सिस में। अब दो वैल्यूज के दरमियान अगर कुछ भी ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब इस आई की वैल्यू क्या हो कि इस 3 मीटर पे कोई इफेक्ट ना पड़े,
तो देखिए अगर i की वैल्यू 1 होगी तो अपेरेंटली ये 3 मीटर ही रहेगा, लिहाजा i हमने अपनी आसानी के लिए लगाया, ये पहचान करने के लिए कि ये वेक्टर x एक्सिस में, और इस i की वैल्यू को अगर 1 रखेंगे तो हमारी एक्चुअल वैल्यू पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए i हो या j हो या k हो या कोई सा भी यूनिट वेक्टर हो, उनकी वैल्यू या उनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, ताकि उसको किसी वेक्टर के साथ लिखने से उस वेक्टर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए इन्हें हम यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, कोई भी वेक्टर 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है, यानी फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर इस तरह का भी हो सकता है, लाइक एक वेक्टर b है, इसकी कुछ लेंथ x एक्सिस में है, इसकी कुछ लेंथ फॉर एग्जांपल y एक्सिस में है, और इसी तरह कुछ लेंथ इसकी लेट से z एक्सिस में है। तो i, j और k को देखकर हमें ये पता चल जाएगा कि ये वेक्टर किस एक्सिस में है। आइदर ये x एक्सिस में है, x एक्सिस में है तो उसकी लेंथ कितनी है, y एक्सिस में इसकी लेंथ कितनी है, और z एक्सिस में इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, और ये जो कैप होती है इनके ऊपर, ये कैप हमें बता रही होती है कि ये यूनिट वेक्टर है, यानी इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। ठीक है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिट वेक्टर, बल्कि चले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में लिख दूँ ताकि थोड़ी सी ये बात वाजे हो जाए। देखिए b को हम जनरलाइज फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि b का कुछ हिस्सा x एक्सिस में है, इसी तरह b का कुछ हिस्सा y एक्सिस में, और b का कुछ हिस्सा जो है वो z एक्सिस में है। तो जनरलाइज फॉर्म में वेक्टर को इस तरह लिखते हैं कि वेक्टर का कुछ पार्ट x एक्सिस में हो सकता है, कुछ y में हो सकता है, कुछ z में हो सकता है। ठीक है, और आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि bx 2 मीटर के बराबर है, by 6 मीटर के बराबर है, और bz जो है वो 5 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो ये x, i और y और j दरअसल ये इनकी वैल्यूज को शो कर रहे हैं, i, j और k ये डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि इसका कौन सा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर मैंने बताया कि उसको फाइंड आउट करने का एक तरीका, एक फॉर्मूला ये भी है, आप किसी भी वेक्टर के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन के लिए, और वो इस तरह है कि फॉर एग्जांपल अगर वेक्टर ए है तो आप ए को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, या फिर अगर एक वेक्टर बी है तो आप बी को, वेक्टर बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन, या यूं कह लें कि उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है वो पता चल जाता है, जो कि उसके पैरेलल होता है, उस वेक्टर के पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये आई होप आप सब इससे यूज्ड टू होंगे। और ये जो आपको नजर आ रहा है x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, ठीक है, ये x, y और z ये वेक्टर के कंपोनेंट्स है। बी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, बी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस है, और बी जेड अलॉन्ग जेड एक्सिस है। तो इन सब को हम कंपोनेंट्स कहते हैं। so these are the components। ठीक है, अब अगर हम वेक्टर की एडिशन कर रहे हैं और हमें कंपोनेंट्स गिवन हो, एडिंग vectors by components, अगर हम वेक्टर्स को ऐड करना चाह रहे हों बाय यूजिंग कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर हम ये अज्यूम कर लें कि दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं ए और बी को, तो हमने पीछे पढ़ा था कि दो वेक्टर्स को जब ऐड किया जाता है तो जो हमारे पास आंसर आता है उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है, और उसको आमतौर पे हम आर से लिख रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर ये ए और बी कंपोनेंट्स की फॉर्म में हमें गिवन है, मिसाल के तौर पर अगर हमें ए इस तरह गिवन है
कि ए का x कंपोनेंट हमें नोन है, हमें पता है, ए का y कंपोनेंट हमें नोन है, मालूम है, और ए का z कंपोनेंट हमें नोन है, मालूम है। ठीक है, इसी तरह b का x कंपोनेंट हमें नोन है। ठीक है, इसी तरह b का y कंपोनेंट नोन है और b का z कंपोनेंट नोन है। ठीक है, अब अगर हमें एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स पता है और दूसरा वेक्टर है उसके भी 3 कंपोनेंट्स पता है, तो नॉर्मली हम एडिशन इस तरह करते हैं कि कंपोनेंट्स अगर मालूम हो, पता हो, तो कंपोनेंट्स की मदद से जो एडिशन जनरली हो रही होती है वो इस तरह हो रही होती है कि फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू x में x कंपोनेंट ऐड होगा तो ये हो जाएगा ax प्लस बी एक्स इंटू आई, क्योंकि आई यहाँ कॉमन आ जाएगा, फिर प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे, क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जे कॉमन आ जाएगा, और इसी तरह ए जेड प्लस बी जेड इंटू के। ए प्लस बी को हम कहते हैं आर, लिहाजा ये दोनों आर के बराबर हो जाएंगे। ये आर का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, ये आर का वाई कंपोनेंट हो जाएगा, और ये आर का जेड कंपोनेंट हो जाएगा। लिहाजा हम ये कह सकते हैं इसको देख के कि जो वेक्टर आर होगा, जो वेक्टर आर होगा उसका एक्स कंपोनेंट हम फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हमें ए एक्स और बी एक्स को ऐड करना होगा। y कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें ए वाई और बी वाई दोनों को ऐड करना होगा। इसी तरह z कंपोनेंट हम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमें ए जेड और बी जेड इन दोनों को ऐड करना होगा। ये याद रखें कि ये दो वेक्टर्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ कोई थर्ड वेक्टर हो तो उसका x कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, और इसी तरह उसका y कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, और इसी तरह उसका z कंपोनेंट आ जाएगा। जब आर एक्स आर वाई और आर जेड हमें मिल जाएंगे तो फिर आर को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि वेक्टर आर बराबर होगा आर एक्स आई प्लस, अब आर एक्स कैसे मिलेगा, दोनों वेक्टर के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके, फिर होगा आर वाई, ठीक है, ये दोनों वाई कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, और फिर होगा आर जेड, ये दोनों z कंपोनेंट्स को ऐड करके हमें मिलेगा। तो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट के साथ हम i j के लिख देंगे। इस तरह हमारे पास वेक्टर r आ जाएगा। अगर कहीं हमें वेक्टर r की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, यानी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो, तो इसके लिए भी मेथड ये होता है, आपने पढ़ा होगा कि आर एक्स यानी x कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर इस तरह आर वाई और आर जेड, इन तीनों के स्क्वायर करके सम करके हम इन सब का रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास वेक्टर आर आ जाता है। ठीक है, हम एक क्विकली एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग फर्दर डेवलप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ये लेट कर लें कि एक वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है 4.2 मीटर, से दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, और इसी तरह -1.5 मीटर अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि इसके साथ जे लिखा हुआ है। ठीक है, ये दो ही कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट इसमें नहीं है। इसी तरह लेट से एक दूसरा वेक्टर है बी, इसकी वैल्यू है -1.6 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, और 2.9 मीटर अलोंग वाई एक्सिस, और इसी तरह इसका भी z कंपोनेंट नहीं है। और तीसरा वेक्टर c है जिसकी वैल्यू है 3.7
मीटर अलोंग वाई एक्सिस, यानी इसमें एक्स कंपोनेंट नहीं है और इसमें वाई कंपोनेंट मौजूद है, जेड कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। ये तीन वेक्टर्स हैं। और फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है कि जी हम फाइंड आउट करें आर विच इज़ अ रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा कि हमें करना ये होगा कि अगर हम आर एक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें सबके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करना होगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आई लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये एक्स कंपोनेंट है, ए का एक्स कंपोनेंट। जे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये वाई कंपोनेंट है। ये बी है वेक्टर, तो आई लिखा हुआ है तो आई का मतलब है कि ये बी का एक्स कंपोनेंट है और ये बी का वाई कंपोनेंट है। कैसे पता चला? कि यहाँ जे लिखा हुआ है। इसी तरह सी है तो सी में यहाँ जे लिखा हुआ है, लिहाजा ये सी का सॉरी ये वाई कंपोनेंट हो जाएगा। अब हमें ये सारे कंपोनेंट्स गिवन है एंड फॉर एग्जांपल हम आर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें आर एक्स फाइंड आउट करना होगा। आर एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें तीन वेक्टर्स हैं, तो ए का एक्स कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट और सी का एक्स कंपोनेंट ऐड करना होगा। अब ए का एक्स कंपोनेंट ये है 4.2 मीटर, बी का एक्स कंपोनेंट आपको यहाँ नज़र आ रहा है दिस इज -1.6 मीटर और सी का एक्स कंपोनेंट मौजूद नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा। लिहाजा अगर हम इन्हें सम अप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.6 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स। लाइकवाइज इसी तरह हम आर वाई कैलकुलेट करेंगे। आर वाई के लिए होगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। अब ए वाई की वैल्यू आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, ठीक है, दिस इज -1.5 और बी वाई की वैल्यू है 2.9, तो ये हो जाएगा -1.5 मीटर प्लस 2.9 मीटर प्लस सी की जो वैल्यू है सी की जो वाई कंपोनेंट की वैल्यू है ये है -3.7 मीटर। सर बी के एक्स तो ये हो कंपोनेंट की जाएगा वैल्यू 1.5, ये 1.6 है। -3.7 मीटर। और अगर हम सबको समाप्त करते हैं तो हमारे पास आर का जो वाई कंपोनेंट आएगा दिस वुड बी -2.3 मीटर, ठीक है। इसी तरह z कंपोनेंट अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम तीनों वेक्टर्स के z कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करेंगे, ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड। और क्योंकि इत्तेफाक से हमारे इन तीनों वेक्टर्स में z कंपोनेंट्स नहीं है लिहाजा z कंपोनेंट यहाँ भी नहीं होगा और इन सबको सम अप करेंगे तो जीरो ही है, लिहाजा ये जीरो आ जाएगा। अब जबकि हमारे पास ये तीनों कंपोनेंट्स आ चुके, आर एक्स आ गया, इसी तरह आर वाई आ गया और आर जेड आ गया, तो अब इन तीनों कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करके हमें आर फाइंड आउट करना होगा। और आर जो है वो यानी रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के। तो आर एक्स जो है ये है 2.6, दिस इज 2.6 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। आर वाई जो है वो अगर आप देखें आर वाई की वैल्यू तो ये वैल्यू है -2.3, सो ये हो जाएगा -2.3 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। और ये जीरो है तो ये पूरा वैसे ही जीरो हो जाएगा, इसको ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज वेक्टर आर, ठीक है। तो ये तो खैर बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है। बेहतर होगा कि आप कुछ क्वेश्चन खुद भी कर लें। तो सेक्शन 3-4 चैप्टर 3 चल रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप इसको कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। टेक होम है, ये आपने सबमिट नहीं करने, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए। प्रॉब्लम नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, अगर ये आप प्रैक्टिस कर लें तो आई होप कि चीज़ें अच्छी तरह जहन नशीन हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द यूनिट वेक्टर्स। और हमने देखा कि हाउ वी कैन ऐड टू और मोर देन टू वेक्टर्स बाय यूजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। अब एडिशन तो हमने देख ली, एडिशन कह लें या फिर उसको सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं हम।
Now we are going towards the multiplication of vectors. Multiplying vectors. वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कई तरह से हो सकती है, ठीक है। कई इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इसमें पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाइंग a vector by a स्केलर। मल्टीप्लाइंग वेक्टर बाय अ स्केलर, यानी हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ? स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये याद रखें कि जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वेक्टर की जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर ही आता है। यानी पहले तो ये ध्यान में रखें कि वेक्टर की नेचर चेंज नहीं होती। वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर इज ऑलवेज अ वेक्टर, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं। multiplying a vector by a scalar, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर एंड अ स्केलर। तो इसको मैं थोड़ा सा ज़रा इंट्यूटिव फॉर्म में लिख देता हूँ ज़्यादा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर एंड अ स्केलर इज अ वेक्टर, ठीक है। यानी अगर हम वेक्टर और स्केलर का प्रोडक्ट लें तो वो वेक्टर ही आता है। इसकी एग्जांपल इस तरह हो सकती है, लाइक दैट इज एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ए, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक स्केलर से, एक नंबर से जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, लेट्स से वो एस है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा, इसको हम बी कह देते हैं, तो ये हमेशा वेक्टर होगा, ठीक। ये याद रखें, दिस इज अ vector, this is a scalar, and the product of vector and scalar is a vector। तो भाई वेक्टर की नेचर चेंज नहीं होती, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर इज अ वेक्टर। लेकिन जब एक स्केलर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वो उसमें दो तरह की चेंजेस कर सकता है। यानी जब एक वेक्टर, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है ए, ये एक स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो इस वेक्टर की सेहत पर दो तरह के असरात मुरतब हो सकते हैं, दो तरह की चेंजेस इस वेक्टर में अकर हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है, फॉर एग्जांपल, कि अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये एक वेक्टर है एंड से दिस इज वेक्टर ए, और आप एज्यूम कर लें कि इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब अगर हम इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, हम इस वेक्टर को जो कि ए है मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं एक स्केलर से, मिसाल के तौर पे मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, यानी जो स्केलर है वो हमारे पास 2 है, 2 एक नंबर है और हर नंबर स्केलर होता है, लिहाजा एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास होगा क्या कि अगर ये स्केलर पॉजिटिव है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है 2 प्लस का है, तो पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि पॉजिटिव स्केलर जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है इसकी डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता, डायरेक्शन वही रहती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर ये 10 है और 10 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 20 हो जाएगा, लिहाजा इसकी लेंथ डबल हो जाएगी, या हम यूं कह सकते हैं कि इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। सो अपेरेंटली अब इसकी जो लेंथ होगी, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर हम फॉर एग्जांपल इसको नाम दे देते हैं वेक्टर बी, तो फिर ये जो नया वेक्टर आया बी, इस नए वेक्टर की लेंथ बढ़ जाएगी। तो एक स्केलर जब किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है वो उसकी लेंथ को बढ़ा भी सकता है और उसकी लेंथ को
कम भी कर सकता है। तो एक तो वो वेक्टर की लेंथ को वेरी कर सकता है। दूसरा पॉइंट, जब एक वेक्टर, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है ए, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर से और वो स्केलर लेट से नेगेटिव है, यानी फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से, ठीक है, एंड लेट से जो नया आंसर आ रहा है इसको मैं सी कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये याद रखें, नेगेटिव स्केलर जब किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो पहला असर ये होता है कि उसकी डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्ट हो जाती है। तो इसकी डायरेक्शन अगर राइटवर्ड है तो वो लेफ्टवर्ड हो जाएगी, रिवर्ट होगी। चेंज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, रिवर्ट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि ये 2 है तो 2 करेगा ये कि इसकी लेंथ को बढ़ा देगा, लिहाजा जो रिजल्ट इस सूरत में आएगा वो ये आएगा कि वेक्टर की लंबाई डबल हो जाएगी क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल रिवर्ट हो जाएगी। सो दिस इज वेक्टर सी। सो 3 चीज़ें जहन में रखने की हैं, आप चाहें तो इसको एक पॉइंट तस्वुर कर लें। वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर इज अ वेक्टर, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय अ पॉजिटिव स्केलर, ऐसी सूरत में डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। हाँ, स्केलर की वैल्यू के हिसाब से इसकी लेंथ वेरी कर सकती है। वेक्टर मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव स्केलर, इससे वेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्ट हो जाएगी और वेक्टर जब मल्टीप्लाई होगा तो स्केलर उसकी लेंथ को कम ज़्यादा कर सकता है। दैट वाज अबाउट मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ स्केलर। द सेकंड possibility of multiplying a vector is by a vector. Multiplying a vector by a vector, यानी हम एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, इसकी 2 टाइप्स हैं जो आप लोगों ने पीछे पढ़ी हैं। नंबर 1, एक टाइप है जिसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या इसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो, इसे स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो स्केलर होता है। जो हमारे पास आंसर आता है मल्टीप्लाई होने के बाद वो स्केलर होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो स्केलर आता है, ठीक है। प्रोडक्ट इज स्केलर। और इस तरह की मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डॉट का साइन यूज करते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया जाए ए डॉट बी, ठीक है, तो डॉट के सिंबल की वजह से इसे कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और ये याद रखें कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आंसर वेक्टर नहीं होगा, वो प्रोडक्ट वेक्टर नहीं होगा, बल्कि वो स्केलर होगा, इसलिए इसको कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरी जो इसकी टाइप है मल्टीप्लिकेशन की, अगर हम वेक्टर को वेक्टर से कर रहे हैं, मैं इसको ए कह देता हूँ, इसे हम बी कह देते हैं, ये है वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसे हम नॉर्मली क्रॉस प्रोडक्ट कह रहे होते हैं। अब डेफिनेटली इसे भी हम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो वेक्टर होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा वो वेक्टर होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे यही दो वेक्टर्स हैं ए बी, और मल्टीप्लाई के लिए हम यहाँ क्रॉस का साइन यूज करते हैं, फर्क करने के लिए तो क्रॉस का साइन यूज करते हैं। और जो आंसर आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं उसको डी कह देता हूँ, तो ये डी भी एक वेक्टर होगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, आंसर मिलता है, वो वेक्टर होता है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्रॉस का साइन यूज करते हैं, तो इसलिए इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट हो या वेक्टर प्रोडक्ट, इनके लिए कुछ रूल्स और लॉज आप लोगों ने पढ़े होंगे, आपने प्रूव भी किए होंगे। डेफिनेटली हम प्रूफ्स यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि आप ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को एक बार क्विकली रिवाइज ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो हम अब आगाज़ करने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट का।
स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और स्केलर प्रोडक्ट को हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, इसमें हम कर ये रहे होते हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट हम किस तरह लेते हैं कि हम फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट जो ए के पैरेलल हो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी पैरेलल टू ए, ठीक है। इन दोनों का हम जो है वो प्रोडक्ट ले रहे होते हैं जब हम दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। आई होप आप सब यूज टू होंगे इससे। इसको मैं ग्राफिकली भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है फाई, ठीक है। तो हम करते ये हैं कि हम पहले वेक्टर का यानी ए वेक्टर की वैल्यू लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। ए के मैग्नीट्यूड को मैं सिंपल ए से लिख रहा हूँ और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी पैरेलल टू ए। अब बी का वो कंपोनेंट जो ए के पैरेलल है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप गौर करें तो एंगल के सामने वाला कंपोनेंट ये होगा बी वाई और ये वाला कंपोनेंट होगा बी एक्स। बी वाई होता है बी साइन फाई और बी एक्स होगा बी कॉस फाई। तो वो कंपोनेंट जो ए के पैरेलल है वो है बी कॉस फाई। लिहाजा component of vector b parallel to a is bx and bx is in fact equal to b cos phi। लिहाजा a डॉट b का जो फॉर्मूला बना वो बना a b cos phi। ये फॉर्मूले से इससे आप आई होप फैमिलियर होंगे सब। तो दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम अमूमन ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर रहे होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों ने प्रूव की होंगी, हम उनको वन बाय वन क्विकली देख रहे हैं। नंबर वन आपने पढ़ा होगा, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, यानी स्केलर प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। ए डॉट बी कहीं लिखा है, आप उसको बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इसी तरह सेकंड पॉइंट है स्केलर प्रोडक्ट obeys डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हों ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है। अब आप यहाँ गौर करें तो दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं और फिर एक वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम यूँ कर सकते हैं कि पहले एडिशन कर लें फिर मल्टीप्लिकेशन कर लें, या पहले मल्टीप्लिकेशन कर लें और फिर एडिशन कर लें। दोनों सूरतों में जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीसरा आपने पढ़ा होगा कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट अगर दो सेम यूनिट वेक्टर्स का लिया जाए, आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर्स का, तो वो हमेशा वन आता है। स्केलर
product of two identical unit vectors is equal to 1। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम एक यूनिट वेक्टर i है, दूसरा भी i है, या एक यूनिट वेक्टर j है, दूसरा भी j है, या एक यूनिट वेक्टर k है और दूसरा भी k है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो आता है वो हमेशा 1 आता है। ये आपने प्रूव भी किया होगा, और जो मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस फाई, उससे आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ए आई और जे और के इन सब की वैल्यूज 1 होती हैं, और अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, यानी आई और आई, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0 होगा, और कॉस 0 1 होता है, लिहाजा अपेरेंटली प्रोडक्ट जो आता है हमारे पास वो 1 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, कोई से भी दो वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अच्छा, एनी टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इसमें कोई से भी वेक्टर हो सकते हैं, यूनिट वेक्टर भी हो सकते हैं, और अगर यूनिट वेक्टर नहीं है कोई और वेक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो परपेंडिकुलर होना जरूरी है। परपेंडिकुलर का मतलब है दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होना जरूरी है। ठीक है, तो एनी टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स और यूनिट वेक्टर्स इज 0। तो कोई से भी दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स अगर होंगे, उनका जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। मिसाल के तौर पर i डॉट जे, ठीक है, या फिर j डॉट के, या फिर k डॉट i, इन सब का प्रोडक्ट 0 होगा। अब वजह क्या है? वजह बिल्कुल सिंपल सी है, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि i एक्स एक्सिस को, j वाई एक्सिस को, और k z एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इन तीनों के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल हम वही वाला फॉर्मूला यूज करें जो मैंने पीछे बताया, फॉर्मूला था a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस फाई, और मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ लाइक i डॉट जे पे, तो यहाँ a की वैल्यू है तो i की वैल्यू 1 होती है, बी जे है, जे की वैल्यू भी 1 होती है, कॉस और एंगल, इन दोनों के दरमियान एंगल आपको नजर आ रहा होगा 90 है, कॉस 90, तो 1 into 1 is 1 and cos 90 is 0, so 0 multiplied by 1 is 0, so I dot j is equals to 0। क्यों? क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 है। इसी तरह कोई से भी दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 0 होगा अगर इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, एंगल बिटवीन A and B is 90 डिग्री। किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 होगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं आज यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, फिर हम अटेंडेंस की तरफ चलते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लें। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वेक्टर प्रोडक्ट लेना है या स्केलर प्रोडक्ट? जी बेटा, क्वेश्चन है तो पूछें। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, खैर आई डोंट नो। सर आपको आवाज आ रही मेरी? सर आवाज आ रही है आपको? जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को क्लियर?
अस्सलाम वालेकुम सर। आ रही है सर। सर आपकी आ रही है। मैं आवाज़ नहीं सुन पा रहा। सर आ रही है। चले हम अटेंडेंस ले लेते हैं, देन फिर हम इसको सॉर्ट करते हैं इस इशू को। अगर मेरी इंस्पेक्टर आवाज़ ठीक आ है रही है सर। सबको। सर उनका क्वेश्चन ये था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि स्केलर हमें यूज करना है या डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। जी अब्दुल कदीर, सर सुन नहीं पा रहे जरगम शायद। नदीम, हमजा खान, मुगीरा अहमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरहम, शेख हमजा, प्रेजेंट सर। ये आई डोंट नो, शायद आवाज़ नहीं आ रही। तो आवाज नहीं आ रही आई थिंक। सर स्पीकर खोलो। जी मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर जी आ आ रही है। गई है। सर आ रही है आपकी। सर हम यस सर प्रेजेंट अब्दुल कदीर। सर हमारी आ रही है। अच्छा ऐसा कर लें, आप लोग अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आप जो है वो अपनी आईडीज टाइप कर दें चैट बॉक्स में, ठीक है। जी मुझे बस कोई चैट बॉक्स में ये बता दे कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है सबको? यस सर आ रही है। सर आपकी आवाज सही आ रही है ओके बिल्कुल। ओके, मैं बस आई डोंट नो ये क्या इशू है, मैं आपकी किसी की भी आवाज़ नहीं सुन पा भाई रहा। सर का स्पीकर बंद हो ठीक है, आप लोग जो है ना वो चैट बॉक्स में अपनी आईडीज जो है वो मेंशन कर दें, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर हम देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो फिर इंशाल्लाह उसको हम सॉर्ट कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सर एक और सवाल था। गया। भाई सर को आवाज नहीं थी। सवाल पूछ ले। इधर गए। बस बहुत सर को आवाज ही नहीं आ ओके रही सर, क्या ओके जवाब ओके देंगे गॉट आपको। इट। सर आवाज आ रही है सरो। जी जी नहीं अब आ आ रही है, रही। आवाज़ आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। आ रही है सर, आवाज आ रही है। सर सवाल पूछना था जी जी कहें। कि ये जो कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और जो भी ये लॉज इस्तेमाल करते हैं, अब क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैंने इस तरह इनको पढ़ा नहीं है कभी भी, तो जब भी ये मेंशन होते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये क्या ज़रूरी है इनको रिमेंबर, ये जो जो भी लॉज के नेम्स हैं उनको याद रखना है, या फिर उनके बगैर गुजारा हो सकता है? देखें पहली बात तो ये कि आई डोंट नो कि आपने कभी पढ़े नहीं है, ये एक मेरे लिए स्ट्रेंज चीज़ है कि आपने कभी पढ़े क्यों नहीं है। मतलब अगर आपने सर मैं मैट्रिक पाकिस्तान में नहीं पढ़ा हूँ बेसिकली। आप कहीं भी पढ़े हों, दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स। इनफैक्ट आपने अगर ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ा है, ऑक्सफोर्ड या उसके कोर्स को फॉलो किया है, या आपने किसी और फॉर एग्जांपल पढ़ा है, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल मैंने इसीलिए इन तमाम चीज़ों को रिवाइज किया है कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर वो क्लियर हो जाए। अब ये जो लॉज है ना, जस्ट आपको ये जहन में रखना है कि कहीं डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कम्यूटेटिव लॉ, तो कहीं डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा है किसी डेरिवेशन में, हम कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी डिराइव कर रहे हैं, और वहां पर दो वेक्टर का ऑर्डर चेंज करना पड़ जाए, तो अगर डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा है तो इसका मतलब हम वेक्टर का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये चीजें जहन में रखनी है कि हम वेक्टर के ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि आवाज आ रही है तो जरा जल्दी से अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है। अब्दुल कदीर, अब्दुल कदीर सुन पा रहे हैं? यस सर सुन पा रहा हूँ। जी 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 अटेंडेंस ठीक है, मैं आपकी लगा देता हूँ। जरगम नदीम, हमजा खान, मुगीरा अहमद, मोहम्मद अरहम,
मोहम्मद अरहम नहीं है। शेख हमजा यासीन, प्रेजेंट। ओके। मोहम्मद उमर हाशमी, प्रेजेंट। सुहेब अहमद, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद मुदस्सिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली रिजवी, प्रेजेंट सर। जुनैद हसान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद खालिद, मोहम्मद तलहा रिजवान, प्रेजेंट सर। हुज़ैफा बिन शौकत, प्रेजेंट सर। अरशद अली, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला सुहाग, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद हबीब, प्रेजेंट सर। जानजेब अली, यस सर। मोहम्मद अली, प्रेजेंट। मोहम्मद मौज़म, यस सर। मोहम्मद आसिम, प्रेजेंट सर। तलहा तारिक, सैयद यूशा, प्रेजेंट। सैयद अनस अहमद, प्रेजेंट। जी, मोहम्मद हमजा। अपने माइक्स प्लीज बंद कर दीजिएगा अटेंडेंस के बाद। जवाद खान, प्रेजेंट सर। जी, उसके बाद हैं सैयद मुसब अली, प्रेजेंट सर। हमादुर रहमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद यूसुफ, प्रेजेंट। एशविन नेथन, प्रेजेंट सर। तलहा उस्मानी, प्रेजेंट सर। लारेब रशीद, प्रेजेंट सर। ओके, शहरियार शाहिद, शाजर आसिफ, मोहम्मद हसान, आवर नबीक, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद सुफियान, समीर सुलेमान, समीर सुलेमान, ओके, ठीक है, समीर सुलेमान जो है वो प्रेजेंट है। और सैयद माज, ठीक है, किसी की अटेंडेंस रह तो नहीं गई? सर तलहा तारिक प्रेजेंट था 12484। उसके दरअसल वो नेट का थोड़ा इशू चल रहा है उसी वजह से। 12484, 484 तलहा तारिक। ओके ओके, मैं देख लेता हूँ। जी, एनीवन एल्स? मुगीरा अहमद, आई गेस इनकी अटेंडेंस नहीं सर होगी। आपने मेरी प्रेजेंट नहीं लगाई। कौन है? मुगीरा अहमद। बेटा आप अब ज्वाइन ही आपने अभी किया है, तो मैंने अभी तो आपको नहीं एक्सेप्ट। सर मैं सारी क्लास में बैठा हुआ था। ठीक है चलो। और एनीवन एल्स? ठीक है जी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो?